Hello students. Today we are going to cover the new topic that is a chemical equations, writing a chemical equations and balancing a chemical equations. तो स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशंस। केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशंस क्या कहता है स्टूडेंट्स? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगोज बॉन्ड ब्रेकिंग and transferred into the new substance by formation of new bond. केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस के बीच में जो बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, एक हो करके एक नया सब्सटेंस बनाता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। The substance taking part in a chemical reactions are called reactant. यानी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। Where the substance form result of the chemical reactions by the formation of new bonds are called product. इसको एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है ये कंबशन रिएक्शन से बनता है। कंबशन किसका होता है? कोल इन एयर। कोल इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बन। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट्स फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शंस में जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होने के बाद में एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और ये जो नया सब्सटेंस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा प्रोडक्ट हो गया। स्टूडेंट्स हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? केमिकल इक्वेशन। तो पेज नंबर 32 पे केमिकल इक्वेशंस को बताया गया। केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसे बताने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस की मदद लेते हैं। ये केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एक्टिविटी देखते हैं जो कि एक्टिविटी 2 दिया हुआ है। एक्टिविटी 2 में हमने क्या देखा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने जिंक मेटल डाला और जैसे ही हमने जिंक मेटल डाला, ये जिंक डस्ट डाला, aqueous solutions of zinc sulfate and copper is obtained। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इस केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्ड इक्वेशंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखेंगे? aqueous solutions of copper sulfate प्लस जिंक डस्ट, एरो का साइन देंगे, एंड aqueous solution of zinc sulfate प्लस कॉपर। स्टूडेंट्स ये जो रिप्रेजेंटेशन है यानी सिंपल वे रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस का, इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशंस। बट वर्ड इक्वेशन से हमें एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो ये जो वर्ड इक्वेशंस है इस वर्ड इक्वेशंस को हमने कंडेंस फॉर्म में लिखा बाय यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूला। तो इससे बन गया केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट केमिकल इक्वेशंस का डेफिनेशन क्या कहता है? Representation of chemical reaction in condensed form using chemical formula as a chemical equation। अब इसको ही हम लोग समझते हैं। कॉपर सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है स्टूडेंट वो है CuSO4 और जिंक डस्ट, जिंक का सिंबल क्या है? Zn एंड फर्दर द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द जिंक इज फॉर्म जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया? ZnSO4 और कॉपर का सिंबल हो गया Cu। तो जो हमने ये इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया, कॉपर सल्फेट दैट इज ए CuSO4 एंड जिंक Zn, ये दोनों ही रिएक्शंस में पार्ट ले रहे, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। एंड दिस रिएक्ट विद ईच अदर, फॉर्म कॉपर पार्टिकल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट। तो यहां पे इनिशियली अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू कलर था। जैसे ही हमने जिंक पार्टिकल ऐड किया कुछ देर के बाद में जो ब्लू कलर था इट्स डिसअपियर एंड द सॉल्यूशन टर्न इन द कलर लेस। ये क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि यहां पे कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें से कॉपर सल्फेट का जो आयोनिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद में ये कॉपर आयंस और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया।
and this sulfate ion combined with the J10+2 ion and resulting formation of जिंक सल्फेट बन गया। जैसे ही जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, सॉल्यूशंस टर्न इनटू द कलरलेस। जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर टर्न इनटू द कलरलेस एंड देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर, और कॉपर मेटल अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने देखा, ये देखा हमने केमिकल इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल। स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि जो ये हमारा केमिकल इक्वेशंस है, इस केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से हमारे साइन कन्वेंशंस है। तो लेट अस नाउ सी द कन्वेंशंस फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट क्या है। First point is that in a chemical equations the reactants are written on left hand side। जो भी reactant है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, while the product on the right hand side, और जो प्रोडक्ट होगा वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में हम एरो डालते हैं। एन एरो हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट इज ड्रॉन बिटवीन देम। एरो क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे देखा कि केमिकल इक्वेशन में जो भी सब्सटेंस पार्ट लेता है इनिशियली उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। लेफ्ट हैंड साइड के बाद में हमने एक एरो डाला, एरो के बाद हमने लिखा प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट राइट हैंड साइड हो गया और यहां पे रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड कन्वेंशन देखते हैं। इफ द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स आर टू और मोर, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दो से ज्यादा है तो ये दोनों को कंबाइन करने के लिए इनके बीच में हम प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इक्वेशन 2 प्लस साइन इज ड्रॉन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड जिंक। जो हमने अभी इक्वेशन में देखा कि कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में हमने प्लस साइन का इस्तेमाल किया है, उसी तरह से प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट और कॉपर के बीच में हमने प्लस साइन डाला। थर्ड कन्वेंशन देखते हैं। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस में उसके हर एक सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स आर इंडिकेटेड इन इक्वेशंस। क्या क्या फिजिकल स्टेट होता है स्टूडेंट? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो their gaseous, liquid and solid states are indicated by the writing a alphabetical letter, जहां पे स्मॉल g represent the gaseous, स्मॉल l represent liquid and small s represent the solid। स्टूडेंट्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना है। when reactant and products are in the form of solution in water, अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाटर के सॉल्यूशंस में है, देन दे आर सेड टू बी एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं एक्वस स्टेट। तो एक्वस स्टेट कब होता है? यानी कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाटर में डिसॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं एक्वस स्टेट। तो हमने जो अबो इक्वेशंस देखा, ऊपर का जो हमने इक्वेशंस देखा स्टूडेंट, जिसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट अगर आप देखोगे तो क्या लिखा रहेगा? AQ, और Zn जो कि मेटल है वो किस में रहेगा? S में रहेगा। सिमिलरली जो जिंक सल्फेट बन रहा है वो भी क्या है? AQ। AQ स्टैंड फॉर द एक्वस, क्योंकि हमने सॉलिड जो कॉपर सल्फेट है उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, तो एनीथिंग दैट डिसॉल्व इन वाटर इज टर्म एज अ एक्वस सॉल्यूशन। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। व्हेन हीट इज टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन। स्टूडेंट, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि उन केमिकल रिएक्शन में हमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हमने एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड किया तो ये जो एक्सटर्नल हीट को हम एक सिंबलिकल फॉर्म में लिखते हैं डेल्टा। तो दैट इंडिकेटेड बाय द साइन डेल्टा रिटन अबोव द एरो।
कैसे हो गया कि यहाँ पे हम लाइमस्टोन को अगर हीट करते हैं, स्टूडेंट जो लाइमस्टोन होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CaCO3, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं अप टू दी 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट्स कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एरो पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने क्या पुट किया हुआ है, डेल्टा साइन। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड, इट्स कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं, एंड द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ necessary to fulfill certain conditions like specific temperature, pressure, catalyst, etc. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्पेसिफिक कंडीशंस को मेंशन करना रहता है, तो ये कंडीशंस को हम किस में लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं। दीज कंडीशंस आर इंडिकेटेड बिलो और अबो दी एरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, दैट वेजिटेबल ऑयल टेक प्लेस at the temperature of 60 degree with the hydrogen gas in presence of nickel catalyst, जिससे क्या बनता है, वेजिटेबल और वनस्पति घी बनता है। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन में क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल लिया, वेजिटेबल ऑयल को हम किसके साथ हाइड्रोजिनेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन, और ये कौन से कंडीशंस में होता है, 60 डिग्री के टेम्परेचर में इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट यानी निकल, ये बन जाता है वनस्पति घी, जिसको हम डाल्डा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कंडीशंस देखा, सर्टेन कंडीशंस आर टू बी मेंशन अबोव द एरो, जिसमें हमने टेम्परेचर और कैटालिस्ट को हमने मेंशन किया। तो आपको इक्वेशन नंबर 6 दिखाई दे रहा है, क्या दिया हुआ है, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट, हाइड्रोजन गैस है, और जो हमने एरो के ऊपर हमने दोनों कंडीशन मेंशन किया हुआ है, 60 डिग्री एंड निकल कैटालिस्ट। तो ये इक्वेशन हमें क्या बन रहा है, वनस्पति घी। स्टूडेंट 6 पॉइंट क्या है, स्पेशल इंफॉर्मेशंस और नेम ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो द फॉर्मूला, यानी जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के नीचे हम उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम नाम लिखते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बातें जिसमें से कॉन्संट्रेटेड और डाइल्यूट एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि हमने जो सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है वेदर इट इज अ कॉन्संट्रेटेड और डाइल्यूट, ये भी हम रिएक्शंस के नीचे लिखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 6 पॉइंट देखा जो कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो while writing the any chemical equations, okay, always remember this 6 point। ये 6 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि हमें